First of all, a very good morning to all students. Once again, we are coming to introduce a new topic of class 12th accountancy, and our new topic is the new chapter, that is the tools for financial statement analysis. You know very well, your part B is totally and fully focused on the financial statement analysis. यानी जो आपका पार्ट बी है ये पूरी तरह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस को ही फोकस करके बनाया गया। यानी द क्वेश्चन इज, आपने स्टार्टिंग में सीखा कि व्हाट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी, एंड यू कैन सी दैट अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 शेड्यूल 3, company prepare especially two financial statement for its enterprises. The first one is a balance sheet, and number second is a statement of profit and loss. And you can see that how company prepare its balance sheet and its statement of profit and loss. सो द नेक्स्ट पॉइंट इज कि कंपनी स्टेटमेंट तो बनाती है बट उस स्टेटमेंट को एनालाइज कैसे करती है। द क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का मतलब क्या है। तो इन शॉर्ट वी कैन से दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का बेसिकली मतलब ये होता है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी ने बनाया है एट द एंड ऑफ द पर्टिकुलर ईयर, एट द एंड ऑफ द पर्टिकुलर पीरियड, उसको प्रॉपरली एनालाइज करना। एनालाइज करने का मतलब क्या है, उससे रिजल्ट इंटरप्रेट करना। यानी आपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया उससे अपनी कंपनी की स्ट्रेंथ और वीकनेस को फाइंड आउट करना कि कंपनी कितना सक्सेसफुल रही है और किस एरियाज में उसकी वीकनेस है। यू कैन सी दैट कंपनी की कई तरह के एरियाज होते हैं। अगर आप लाइबिलिटी में देखो, बैलेंस शीट में अगर आप देखो तो कंपनी की जो बैलेंस शीट होती है वो तीन मेन हेड में डिवाइड होती है। तो फर्स्ट हेड शेयर होल्डर फंड, यानी कंपनी का अपना कितना पैसा इन्वॉल्व लगा है। नंबर सेकंड नॉन करंट लाइबिलिटी, कंपनी के ऊपर ऐसी कौन सी लाइबिलिटी है जिसका पेमेंट उसे लॉन्ग टर्म में करना है। एंड करंट लाइबिलिटी, जिसका पेमेंट कंपनी को विद इन एन ईयर करना है। तो आपने देखा कि कंपनी अपनी लाइबिलिटीज एंड इक्विटी को तीन हेड्स में डिवाइड करता है। और एसेट साइड में आप देखते हो कि दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ फंड। लाइबिलिटी और इक्विटी के थ्रू कंपनी मनी अरेंज करती है। अगर आप पूरा स्टेटमेंट देखो, पूरा ये कह सकते हो कि पूरा अगर आप अपना बैलेंस शीट देखो तो वो एक तरह से दो हेड में डिवाइड होता है। द फर्स्ट फंड इज द सोर्स ऑफ फंड, पैसा कहां से आएगा। एंड द सेकंड वन इज द एप्लीकेशन ऑफ फंड, पैसा कहां इन्वेस्ट करेंगे। सोर्स ऑफ फंड होता है दैट इज द इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड, यानी कंपनी क्या करती है, कंपनी क्या करती है अपने बिजनेस को चलाने के लिए बेसिकली पैसा अरेंज करती है। पैसा अरेंज करने के दो फॉर्म होता है, ओन्ड एंड डेप्ट। ओन्ड का हेडिंग क्या होता है, शेयर होल्डर फंड। डेप्ट का क्या होता है, नॉन करेंट लाइबिलिटी एंड करंट लाइबिलिटी। सो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट दी एसेट साइड, सो यू कैन सी दैट कंपनी एसेट्स में पैसा इन्वेस्ट करती है। जो पैसा उसके पास आता है ड्यू टू द विद द हेल्प ऑफ द नॉन करेंट एसेट्स, नॉन करेंट एसेट्स, जो भी पैसा आता है उसे वो इन्वॉल्व करती है शॉर्ट टर्म एसेट्स में एंड लॉन्ग टर्म एसेट्स में। एंड इट विल बी नोन एज द appropriation of the fund or allocation of the fund. So basically if we are talking about the financial statement analysis, तो मैं आपने देखा कि जो हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो कब बहुत लिमिट तक बहुत कुछ कहता है कि पैसा किस किस सोर्स से आएगा और उस पैसे को हम किस किस जगह पर क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। और उस स्टेटमेंट को एनालाइज करना कि कंपनी ने ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया है, कम पैसा इन्वेस्ट किया है, कितना पैसा उसने लॉन्ग टर्म एसेट्स में इन्वेस्ट किया है, कितना पैसा उसने शॉर्ट टर्म फंड में इन्वेस्ट किया है, कितना पैसा उसने नॉन करेंट लाइबिलिटी के थ्रू बोरो किया है, कितना पैसा उसने करेंट लाइबिलिटी के थ्रू बोरो किया है। सो यू कैन सी दैट कंपनी जो भी अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है वो कुछ हद तक बहुत कुछ कह देता है। ओके, सो लेट्स वी स्टार्ट द टूल्स फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस कि हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को किससे एनालिसिस करेंगे। सो बेसिकली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। Basically the analysis and interpretation of financial statement, very important line, the analysis and interpretation interpretation of financial statement
is used to determine the financial position, used to determine the financial position and determine the financial position and the result of operation as well. यानी जब हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, कंपनी क्या करती है, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करती है एज वेल एज इंटरप्रेट। एनालाइज का मतलब उसके डाटा को प्रॉपरली एनालाइज करना, कहते हो ना क्रिटिकल इवेल्युएशन करना, और इंटरप्रेटेड मतलब उस एनालिसिस का रिजल्ट फाइंड आउट करना। उससे क्या होता है, वो अपने फाइनेंशियल पोजीशन को डिसाइड करती है और अपने ऑपरेशंस के रिजल्ट को क्या करती है, फाइंड आउट करती है कि उसकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है और उसका रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन, यानी जो वो एक्टिविटी कर रही है उसको एक्टिविटी करने से कंपनी को कितना फायदा हो रहा है बेसिकली। So this is a basic objective of financial statement analysis, because with the help of the analysis and interpretation of financial statement, it will help to determine the financial position and result of operation as well. अब बात आती है what are the tools for financial statement analysis? There are basically few tools of the financial statement analysis. The tools for financial statement analysis are, कौन कौन से टूल्स हैं उसके हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। The tools for financial statement analysis are as follows. कौन कौन से टूल्स होते हैं? The first one is a comparative statement. Comparative statements. Okay, this is the first tool by which we analyze the financial statement. The second one is a common size statement. The third one is a trend analysis. Number four is accounting ratio. Okay. Number fifth will be cash flow statement. Number six is a fund flow statement. Number seven is a break even point analysis. Okay, so these are the few 7 tools for financial statement analysis. यानी बेसिकली कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिसिस करने के लिए इन सारे टूल्स को यूज करती है. These are the tools and techniques for the financial statement analysis. One by one, the first tool for the financial statement analysis is comparative statement. Number second is common size statement. Number third is a trend analysis. Number fourth is a accounting ratio. Number fifth is a cash flow statement. Number six is a fund flow statement. And number seven is a break even point analysis. अगर हम आपके पूरे सीबीएसई सिलेबस को देखें तो अकॉर्डिंग टू द सीबीएसई सिलेबस आपके कोर्स में कौन कौन से टूल्स आपको स्टडी करने हैं? दैट इज अ कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज, अकाउंटिंग रेशियो एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट. अगर आप देखो तो जनरली आपको 4 टूल्स तो कंपलसरी है पढ़ना. 4 टूल्स तो आपको पढ़ने ही
basically, they are basically 7 tools for the financial statement analysis. But according to the CBSE syllabus for class 12, you have to knowledge about the 4 important statement. यानी आपको 4 tools तो पढ़ने ही पढ़ने हैं, उसको आप मना नहीं कर सकते हो. यानी कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाना सीखना है, कॉमन साइज स्टेटमेंट बनाना सीखना है, अकाउंटिंग रेशियो करना सीखना है और कैश फ्लो. सो दिस इज आवर दिस इज आवर 4th चैप्टर ऑफ पार्ट बी. आपको पता होगा कंपैरेटिव और कॉमन साइज मिलाकर चैप्टर नंबर 4 पढ़ना है. चैप्टर नंबर 5 है पार्ट बी का, दैट इज अकाउंटिंग रेशियो. और चैप्टर नंबर 6 जो है वो है आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट. और इसके बाद आपका पार्ट बी कंप्लीट हो जाएगा. एंड इसको कंप्लीट करते बाद ही हम लोग पूरा अकाउंटेंसी का सिलेबस कंप्लीट कर देंगे. तो एक बार फिर से मैं रिवाइज कर देता हूं. बेसिकली देयर आर 7 tools फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, बट आपके सिलेबस में 1, 2, 4 एंड 5th दैट इज अ कंपैरेटिव, कॉमन साइज, अकाउंटिंग रेशियो एंड कैश फ्लो, ये पढ़ना कंपलसरी है. ये जो कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज है ये चैप्टर नंबर 4 में है, चैप्टर नंबर 4 ऑफ द पार्ट बी. चैप्टर नंबर 5 ऑफ द पार्ट बी में है अकाउंटिंग रेशियो, और चैप्टर नंबर 6 ऑफ द पार्ट बी में है कैश फ्लो स्टेटमेंट. तो हम लोग स्टार्ट करेंगे द फर्स्ट टूल ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, दैट इज कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट. सो हम लोग स्टार्ट कहां से करेंगे? द फर्स्ट टूल of financial statement analysis is a comparative and common size statement. The first tools for financial statement, that is a comparative statements. If we are talking about the comparative statements, तो एक बात मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूं. कंपैरेटिव स्टेटमेंट को पढ़ने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि दिस इज अ फर्स्ट टूल फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एंड दिस स्टेटमेंट इज यूजफुल व्हेन trend of same item, group of items, and well as that is a comparative analysis is the study. Please note down the line. It statement, it is the study of the trend of same items, group of items, a compound items in two or more financial statements of the same business enterprises, of the same business enterprises of different dates. So ये पूरी लाइन आपको थोड़ी कंफ्यूजन कर रही होगी कि दैट इज अ कंपैरेटिव स्टेटमेंट. कंपैरेटिव स्टेटमेंट एक स्टडी है जिसमें हम सेम आइटम या आइटम का जो ग्रुप होता है या कंपाउंड आइटम हो, इन सब चीजों को मैं डिफरेंटली एक्सप्लेन करूंगा बाद में. इन 2 और मोर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द सेम बिजनेस एंटरप्राइजेस ऑफ द डिफरेंट डेट्स. बेसिकली होता क्या है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट हम लोग करते क्या है, हम लोग सेम आइटम्स को लेते हैं. जैसे सपोज अगर हम बैलेंस शीट को लें तो बैलेंस शीट की डिफरेंट डेट्स लिखना है. डिफरेंट डेट्स का मतलब है जैसे हम 2019-20 की बैलेंस शीट ले लें और 2020 एंड 21 की बैलेंस शीट ले लें. सपोज वी टेक द बैलेंस शीट ऑफ 2 dates,
ठीक है, दोनों की डेट्स अलग अलग हैं। एक बार मैंने बैलेंस शीट प्रिपेयर किया कब, 2019 एंड 2020 का, और एक बार मैंने बैलेंस शीट प्रिपेयर किया 2020 एंड 21 का। बिजनेस सेम है, एक ही कंपनी है ऑफ एक्स लिमिटेड, यानी मैंने एक्स लिमिटेड की 2 साल की बैलेंस शीट ले ली, एक 2019-20 की और एक 2020-21 की। अब इन दोनों के बीच में मैं क्या कर रहा हूं, नाम ही है कंपैरेटिव, कंपेयर करेंगे इन दोनों के बीच में, क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। और कंपेयर किस बेसिस पे करेंगे, सेम आइटम, ग्रुप ऑफ आइटम, कंपाउंड आइटम। ये इसका मतलब क्या होता है कि हम कंपेयर जो करेंगे वो सेम आइटम के बीच में करेंगे। जैसे 2019-20 का जो शेयर होल्डर फंड है उसका कंपेयर करेंगे 2020 एंड 21 के शेयर होल्डर फंड। नॉन करेंट लाइबिलिटी का 2019-20 का जो आइटम है, जो बैलेंस है, उसको हम किससे कंपेयर करेंगे, 2020-21 के डाटा से करेंगे, क्योंकि वैल्यू चेंज होगी। उसी तरह से करंट लाइबिलिटी लेंगे फॉर द 2019-20 की और उसको कंपेयर करेंगे 2020 एंड 21 की। सो बेसिकली आपको इतना समझना जरूरी है कि जब भी हम कंपैरेटिव स्टेटमेंट यूज करते हैं तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट में जो कंपैरिजन होता है, जो कंपैरिजन हम करते हैं वो सेम आइटम के बीच में करते हैं। जैसे करंट लायबिलिटी का करंट लायबिलिटी से, नॉन करंट लायबिलिटी का नॉन करंट लायबिलिटी से, नॉन करंट एसेट्स का नॉन करंट एसेट से, करंट एसेट्स का करंट एसेट से, यानी सेम आइटम के बीच में हम लोग क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। पॉइंट नंबर 1। दूसरी बात ये होती है कि जो कंपैरिजन करते हैं वो डिफरेंट डेट का होता है। डिफरेंट डेट का मतलब है कंपैरिजन करेंगे तो एक बार प्रीवियस ईयर को करंट ईयर से करेंगे, या हम कह लेंगे कि 10 साल पहले क्या था और आज क्या है, यानी 10 साल पहले 2010 की बैलेंस शीट का कंपैरिजन हम 2020 की बैलेंस शीट से करेंगे। कंपैरिजन करेंगे और एनालाइज करेंगे कि हम कितना ग्रो कर पाए हैं, किस एरिया में हमारी ज्यादा ग्रो हुई है और किस एरिया में हमारे ग्रो का परसेंटेज काफी कम है। सो कंपैरेटिव स्टेटमेंट से हम लोग क्या करते हैं, पहली बात सेम आइटम के बीच में कंपैरिजन करते हैं, ठीक है, और पीरियड डिफरेंट होता है, डेट्स डिफरेंट होती है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है डाटा जो होगा सेम बिजनेस का होगा। अब ये मैं कैसे समझाऊं, जैसे अब मैं आपसे कहूं कि एक्स लिमिटेड की 2020 की बैलेंस शीट वाई लिमिटेड की 2010 की बैलेंस शीट से कंपेयर कर रहे हैं, so it is a comparative statement, no. Comparative statement is useful when the comparison is made between the same item of the same business of the different dates। यानी आइटम सेम होगा, बिजनेस सेम होगा, बट डेट्स क्या होंगी, डिफरेंट होगी। दिस विल बी नोन एज द कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। अब इसमें जो कंपैरिजन होता है वो कैसे हम करते हैं, कैसे कंपनी अपना कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाती है। सो कंपैरेटिव स्टेटमेंट इंक्लूड्स द टू स्टेटमेंट बेसिकली। कंपैरेटिव स्टेटमेंट में कितने स्टेटमेंट इंक्लूड होते हैं, दे आर बेसिकली टू स्टेटमेंट आर इंक्लूडेड इन द कंपैरेटिव स्टेटमेंट। यानी कंपैरेटिव स्टेटमेंट जब कंपनी बनाती है तो दो तरह के स्टेटमेंट कंपनी बेसिकली प्रिपेयर करती है। द फर्स्ट स्टेटमेंट इज कंपैरेटिव बैलेंस शीट, डिफरेंट डेट्स की जो बैलेंस शीट होती है उसके बीच में कंपेरेबल एप्लीकेबल होता है। और दूसरा होता है कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। So you can see that under the comparative statement, company prepare basically two statement, comparative balance sheet and comparative statement of PL। यानी सबसे पहले हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे how company prepared a comparative balance sheet, and thereafter we discuss how company prepared the comparative statement of PL। Okay, so now we move to the format of the comparative balance sheet, how company prepare its comparative balance sheet। So first of all we take the format of the comparative statement, comparative balance sheet, comparative balance sheet। Okay, and you know very well फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट कैसा होता है, आपको पता ही है। दिस वन इज अ पर्टिकुलर्स।
Second will be a note number. Third will be a amount, the previous year amount and current year amount. यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाएंगे तो कम से कम 2 ईयर की इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास होगी. जब 2 डाटा होगी तभी तो जाके हम कंपेयर कर सकते हैं. सो इसमें होगा आपका प्रीवियस ईयर का अमाउंट, ईयर का अमाउंट और इसमें करंट ईयर की अमाउंट. और नंबर थर्ड इज एब्सोल्यूट चेंजेस. एब्सोल्यूट चेंजेस. अगर आपके पास बुक हो तो आप बुक ओपन करके भी चेक कर लो कि फॉर्मेट, व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ द कंपैरेटिव बैलेंस शीट. द फर्स्ट कॉलम इज पर्टिकुलर नोट नंबर, प्रीवियस ईयर अमाउंट, करंट ईयर अमाउंट, एब्सोल्यूट चेंजेस एंड लास्ट इज परसेंटेज ऑफ, परसेंटेज चेंज कह सकते हो. इसमें इंक्रीज हो सकता है या फिर डिक्रीज हो सकता है. सो दिस इज अ बेसिक फॉर्मेट ऑफ द कंपैरेटिव बैलेंस शीट. अब मैं छोटा सा आपको एक रफ फॉर्मेट बता रहा हूं. सबसे पहला क्या होता है, इक्विटी एंड लायबिलिटी. इक्विटी एंड लायबिलिटी में क्या होता है, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, शेयर होल्डर फंड होता है, शेयर होल्डर फंड, नॉन करेंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी. ठीक है, इसका कोई प्रीवियस वैल्यू होगा, करंट वैल्यू होगा, नॉन करंट का प्रीवियस होगा, करंट होगा, इसका होगा कुछ होगा. एब्सोल्यूट चेंजेस कैसे निकालते हैं, एब्सोल्यूट चेंजेस का फॉर्मूला होता है करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर को क्या करते हैं, माइनस करते हैं. यानी एब्सोल्यूट चेंजेस हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, करंट ईयर की वैल्यू में से प्रीवियस ईयर की वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं, डिडक्ट करते हैं. और परसेंटेज चेंज कैसे आता है, जो एब्सोल्यूट चेंजेस आया, जो एब्सोल्यूट चेंज आया है उसको हम डिवाइड करते हैं, डिवाइडेड बाय द प्रीवियस ईयर की वैल्यू से और मल्टीप्लाई करते हैं 100 से. अगर एब्सोल्यूट चेंजेस पॉजिटिव होगा तो उसका मतलब परसेंटेज चेंज इंक्रीज में जाएगा. अगर एब्सोल्यूट चेंज पॉजिटिव में होगा, अगर आप खुद कॉमन सेंस है कि ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, तो अगर एब्सोल्यूट चेंज पॉजिटिव आएगा तो परसेंटेज चेंज क्या होगा, इंक्रीज होगा. और अगर ये नेगेटिव आएगा एब्सोल्यूट चेंजेस तो परसेंटेज चेंज क्या आएगा, डिक्रीज आएगा. उसी तरह से आपको पता ही है इसमें हर एक एक एलिमेंट का हम लोग क्या करेंगे, एब्सोल्यूट चेंज निकालेंगे. ओके, एंड उसी तरह से सेकंड दैट विल बी एसेट्स. अगर हम एसेट्स को देखें तो एसेट्स में भी आपको पता ही है नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स. हर एक एक आइटम्स को हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपरली मॉनिटर करेंगे और उसकी एब्सोल्यूट चेंजेस की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे. So this is a roughly format of the comparative balance sheet, how company prepare its comparative balance sheet. So I hope this is a format is very easy. The first column particulars, second is the note number, third one is the previous year, fourth one is the current year. How we calculate the absolute change, that is the current year minus previous year. And how we will calculate the percentage change, absolute change divided by previous year into 100. So this is a format of the statement, this is the format of the comparative balance sheet. Now हम लोग एक और फॉर्मेट ले लेते हैं. कंपैरेटिव बैलेंस शीट के बाद हमने क्या बनाना होता है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पीएल. उसका भी फॉर्मेट देख लो. अब उसमें फॉर्मेट लगभग सेम रहता है स्टेटमेंट ऑफ पीएल का भी, बट चेंज क्या होता है, क्योंकि आपको पता है कि प्रॉफिट एंड लॉस का भी फॉर्मेट क्या होता है, चेंज होता है. तो वहां पर आपकी सारी चीजें सेम है. अब जैसे ही यहां कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पीएल लिखा जाएगा, सो यू नो वेरी वेल, वहां पर ये हेड सेम रहेंगे, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, एब्सोल्यूट चेंज, परसेंट ऑफ, ये सब सेम रहेगा. बट आपको पता है ना, पीएल का जो पर्टिकुलर्स का कॉलम होता है वो काफी डिफरेंट होता है बैलेंस शीट से. बैलेंस शीट में तो अलग आइटम्स होते हैं और पीएल में भी अलग आइटम्स होते हैं. अब प्रॉफिट एंड लॉस में कौन कौन से आइटम्स होते हैं, फर्स्ट होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, उसका प्रीवियस ईयर की वैल्यू, करंट ईयर की वैल्यू, उसका एब्सोल्यूट चेंज, फिर उसका परसेंटेज चेंज. उसी तरह से सेकंड आता है आपका अदर इनकम. ओके, अदर इनकम में भी प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, एब्सोल्यूट चेंज, परसेंटेज चेंज.
उसके बाद आप इसको टोटल करते हो तो आता है टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू के बाद आपका फोर्थ होता है दैट इज एक्सपेंस। उसमें कई क्राइटेरियाज होते हैं, सबके अलग अलग, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज निकालोगे। एक्सपेंस के बाद आपका होता है क्या, टोटल एक्सपेंस के बाद फिफ्थ होता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे आता है, थर्ड में से आप क्या करते हो, फोर्थ को माइनस करते हो, उसका भी प्रीवियस ईयर की वैल्यू करंट ईयर। उसी तरह से टैक्स, फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, टैक्स प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, और उसके बाद आप क्या फाइंड आउट करते हो, टैक्स को क्या करते हो, हमेशा डिडक्ट करते हो, कहां से, प्रॉफिट बिफोर में से, तो आ जाता है आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। So this is a basic format of the comparative statement of PL. So you can see that how company prepare its comparative balance sheet and comparative statement of PL. Okay. Once again, good morning to all of you. Today in the first video, we discussed the format of the comparative statement. You know very well, they are basically various tools and techniques of the financial statement analysis, like a comparative statement, like a common size statement, like a trend analysis, cash flow, fund flow, and ratio. So you can see that there are basically few various tools and techniques by which a company analyze its financial statement. The most important fact is what is comparative statement. So you can see that comparative statement is a statement which includes the two statements. The first one is a comparative balance sheet, and number second is a comparative statement of profit and loss. In the last video, you can see that how company prepared its comparative balance sheet and how company prepared its comparative statement of PL. So first of all, we see the format of the comparative balance sheet, how company prepare its comparative balance sheet. So let's we discuss it in the images. Please share it. What is the format of the comparative balance sheet? So as you can see that on your screen, the format of comparative balance sheet are just like a balance sheet, but apart from this, you can see that the three other column of the balance sheet, that is a previous year amount, current year amount, as well as the absolute changes, and as well as the percentage change. Percentage change may be in the increase or in decrease. So you can see that on your screen, this is the format of the comparative balance sheet. As you can see that on your screen, I hope सबको दिख रहा होगा the format of the comparative balance sheet. The first column is a particular, second column of the note number, the third column is a previous year, fourth column is a current year, fifth column is the absolute changes, increase or decrease, and the last column is the percentage change, increase and decrease. So you can see that how we calculate the absolute change. Absolute change is comes from the करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, यानी करंट ईयर की वैल्यू को जब हम प्रीवियस ईयर की वैल्यू से डिडक्ट करते हैं, सो वी फाइंड द एब्सोल्यूट चेंजेस. And how we will find the percentage change? So you can see that on your screen, the absolute percentage change will be calculated with the help of the following formula, and the formula is absolute change divided by previous year into 100. अगर आप फॉर्मेट में देखो तो प्रीवियस ईयर को A, करेंट ईयर को B, एब्सोल्यूट चेंज को C और परसेंटेज को चेंज को D के अल्फाबेट से डिनोट किया गया है. Okay, so you can see that how we get the absolute change from the format. So you can see the absolute changes get from the C equals to B minus A. B is a current year, A is a previous year. यानी कि जब हम current year में से previous year की वैल्यू को डिडक्ट करते हैं तो we find the absolute changes.
और एब्सोल्यूट चेंजेस पॉजिटिव में भी हो सकता है, नेगेटिव में हो सकता है। अगर पॉजिटिव में रहेगा तो इंक्रीज डिनोट करेगा, नेगेटिव में रहेगा तो वो डिक्रीज को डिनोट करेगा। As well as how we calculate the previous percentage change. So percentage changes got from the formula, that is the absolute changes, that is a C divided by A. A is a previous. Now we will move to the next segment. So you can see that format of the balance sheet is just like the format of the comparative balance sheet. अगर आपने comparative balance sheet देखा होगा अपने स्क्रीन पे, अगर आपने देखा होगा कि बैलेंस शीट हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, so as like as it is in the same situation we prepare the comparative balance sheet. comparative balance sheet में भी बैलेंस शीट की तरह ही दो साइड होती है, इक्विटी एंड लायबिलिटी एंड एसेट्स। और इक्विटी एंड लायबिलिटी में भी हम लोग क्या करते हैं, तीन हेड्स को मेनली इन्वॉल्व करते हैं, तीन हेड्स को इंक्लूड करते हैं। द फर्स्ट हेड